वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान के बारे में और जानेंगे कि बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान का जो पेपर 3 होता है उसके अंतर्गत किस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, यानी मौखिक प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछता है और आप उसके उत्तर किस प्रकार से देते हैं। तो प्रायोगिक गृह विज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर जो कि मौखिक रूप से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें जैसे हम बात करेंगे स्टिच रेगुलेटर की, बैलेंस व्हील की, हल्दी के धब्बे को छुड़ाने की कौन सी विधि है, यानी लिपस्टिक के धब्बे को कैसे हम छुड़ाएंगे, शटल का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, कैलेंडरिंग क्या होती है, पान के धब्बे को हम कैसे छुड़ाते हैं, रक्त के धब्बे को कैसे छुड़ाते हैं, ठीक, परिसज्जा कितने प्रकार का होता है। ठीक, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में और जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक, भाग 1 होगा, इसके बाद में भाग 2 या फिर भाग 3, 3 वीडियो में सारे के सारे प्रश्न आपके समाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप आए हैं तो। और उसके बाद में और सब्सक्राइब करेंगे तो ताकि जो है आपको जो 2 वीडियोस और लेनी है अभी, तो 2 वीडियोज इसकी अभी और आएंगी और उन दोनों में मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आपसे मौखिक प्रश्न पूछा आता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जैसे कि और भी चीज़ें होती हैं इसमें। जैसे मैं बात करूं ब्लॉक छपाई क्या होती है, यानी कि ब्लैक प्रिंटिंग जो जिसको कहते हैं ब्लैक प्रिंटिंग। ठीक है, बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं डेंट महोदय के अनुसार, दुबियम सिंह के अनुसार। ठीक है, इन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको वीडियोस मिलती रहेगी समय समय पर। ठीक, होम साइंस प्रैक्टिकल पेपर 3 यानी प्रायोगिक गृह विज्ञान के अंतर्गत ये लेक्चर होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, फीड डॉग क्या करता है। तो फीड डॉग जो होता है वो क्या करता है, तो फीड डॉग की मदद से सिलाई करते समय कपड़े को आगे पीछे खिसकाया जाता है। तो फीड डॉग से क्या करा जाता है, इसकी मदद से सिलाई करते समय कपड़े को आगे पीछे क्या किया जाता है, खिसकाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो देखें अगला प्रश्न है कि कैंची कितने प्रकार की होती है। तो कैंची कितने प्रकार की होती है, कैंची 2 प्रकार की होती है, छोटी कैंची और बड़ी कैंची। कैंची कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, छोटी कैंची और बड़ी कैंची। अगला प्रश्न है कि पतली सुई के कार्य क्या हैं। तो पतली सुई के क्या कार्य होते हैं, तो पतली सुई का यही कार्य होता है कि पतले और बारीक काम के लिए पतली सुइयों का प्रयोग किया जाता है। अगर महीन कार्य करने हैं, अस्तर वगैरह लगाने हैं, ठीक है, तो फाल लगाने हैं, तो उसमें क्या करा जाता है, महीन सुई का प्रयोग करा जाता है, पतली सुई का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न है कि बैलेंस व्हील के कार्य बताइए। तो बैलेंस व्हील का क्या कार्य है, यह एक पहिया होती है जिसको चलाने पर मशीन चलती है। ठीक, तो जो मशीन सिलाई करने वाली होती है, तो बैलेंस व्हील के कार्य हैं क्या, ये मशीन को चलाने में सहायक करती है, यानी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टिच रेगुलेटर का नाम बताइए। तो स्विच रेगुलेटर या फिर स्टिच रेगुलेटर का नाम क्या है, सॉरी क्या कार्य है इसका। तो स्टिच रेगुलेटर का जो कार्य है वो इसके टाँकों की लंबाई कम या ज़्यादा किया जाता है। इससे किससे, स्टिक रेगुलेटर से टाँकों की लंबाई क्या की जाती है, कम की जाती है अथवा ज़्यादा की जाती है। ठीक, तो समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि पतली सुई के कार्य बताइए आप, तो बता देंगे पतली सुई का कार्य यही होता है कि पतले और बारीक काम जब हम करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। या फिर फीडबैक पूछ सकता है आपसे। ठीक, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि शटल का कार्य क्या है। तो शटल का क्या कार्य है, तो शटल का कार्य है कि बाबिन केस को घुमाना। ठीक, तो बाबिन केस को क्या होता है, घुमाता है कौन, शटल। तो बाबिन केस को कौन घुमाता है, शटल। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि बाबिल केस को कौन घुमाता है, तो शटल घुमाता है। या फिर पूछ सकते हैं कि शटल का क्या कार्य है, तो शटल का कार्य यही है कि बाबिन केस को घुमाता है। ठीक, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया कि लिपस्टिक के धब्बे को कैसे छुड़ाएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे। ठीक, तो लिपस्टिक के धब्बे को कैसे छुड़ाते हैं हम, तो लिपस्टिक के धब्बे को हम छुड़ाते हैं किससे, मियार लेटेड स्प्रिट से साफ करते हैं उसको। ठीक, अगर तो लिपस्टिक के धब्बे को हम किससे छुड़ाते हैं, तो मियार लेटेड स्प्रिट से उसको साफ करते हैं, तो सफाई आसानी से क्या होता है, साफ हो जाता है कौन, लिपस्टिक का धब्बा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी के धब्बे को छुड़ाने की विधि बताइए। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि हल्दी के धब्बे को छुड़ाने की कौन सी विधि है या फिर विधि बताइए। तो देखिए हल्दी के धब्बे को छुड़ाने के लिए
धब्बों पर साबुन का पेस्ट लगाकर थोड़ी देर धूप में छोड़ देना चाहिए। बाद में साबुन पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए तो छूट जाएगा हल्दी का धब्बा। ठीक, पहले क्या करेंगे, हल्दी के धब्बे को छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, धब्बों पर साबुन का पेस्ट लगा देंगे, यानी साबुन को रगड़ देंगे। ठीक है, साबुन रगड़ने के बाद में थोड़ी देर धूप में रख देंगे हम। ठीक है, थोड़ी देर धूप में रखने के बाद में क्या करेंगे, सर्फ वगैरह से जो उसमें जल मतलब पानी में सर्फ वगैरह डाले होंगे उसी बाल्टी में लगा के डाल देंगे। उसके बाद में वहीं पे धुल लेंगे और धुलने के बाद में क्या करेंगे, धूप में सुखा देंगे तो हल्दी का धब्बा क्या होगा, छूट जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्याही के धब्बे को कैसे छुड़ाएंगे। तो स्याही के धब्बे को यानी दाग को कैसे छुड़ाएंगे, धब्बा मतलब दाग होता है, तो स्याही के धब्बे को कैसे छुड़ाएंगे, तो स्याही के धब्बे को इंक रिमूवर, इंक रिमूवर नाम एक से एक वो आता है। ठीक है, एक जो है तरल पदार्थ होता है, तो उसको हम लाते हैं और उसको जल में मिला देते हैं, जिससे वो क्या होता है, स्याही का धब्बा छूट जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि रक्त का धब्बा हम कैसे छुड़ाएंगे। तो रक्त का धब्बा कैसे छुड़ाते हैं, रक्त के धब्बों को छुड़ाने के लिए ठंडे पानी तथा साबुन से धोने पर छूट जाते हैं। चाहे आप ठंडा पानी बिल्कुल कर लें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा साबुन मिलाएंगे या फिर सर्फ मिलाएंगे, जो भी कुछ मिलाना हो, तो उससे क्या होता है, रक्त का धब्बा जल्दी साफ हो जाता है। ठीक, ये सब प्रश्न आपसे पूछे आ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पान के दाग को कैसे छुड़ाएंगे। पान का दाग कैसे छुड़ाएंगे, मान लिया अधिकतर जो है लड़कियां ही गृह विज्ञान लेती हैं, तो मान लिया आपने गृह विज्ञान लिया है, आपकी शादी होती है, आपके पति देव हैं, मान लिया उसमें क्या होता है, पान बहुत खाते हैं। अब पान बहुत खाते हैं तो मान लिया पान खा के आए और जो है पान खाते खाते किसी से बात करनी या फिर आपसी से बात कर रहे हो वो, तो क्या होगा, मान लिया बात करें तो अचानक में बोलते हुए क्या हो, पान का एक पीच जो है थोड़ा सा उनके शर्ट पर गिर जाएगा, तो उसको छुड़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना है आपको, इसीलिए गृह विज्ञान में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक, तो पान के धब्बे को छुड़ाने के लिए कच्चे दूध से छूट जाता है, तो कच्चे दूध का प्रयोग करके हम पान के धब्बे को छुड़ाया जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे केवल कढ़ाई बुनाई सिलाई और खाना बनाने की प्रक्रिया यही सब गृह विज्ञान में सिखाई जाती है, ऐसा नहीं है। जब आप बीए में प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो आपको पूरा की पूरी बायोलॉजी का जानकारी होनी चाहिए, पूरी बायोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एक अगर जो है गृहिणी है यानी स्त्री है और उसने बायोलॉजी सही ढंग से सॉरी गृह विज्ञान सही ढंग से पढ़ा है, अगर ग्रेजुएशन गृह विज्ञान से किया है उसने, तो जो है घर में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो स्वयं ही वो उसको निपटारा करने में सक्षम होती है। ठीक, अगर सही से पढ़ ले तो। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि इसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई, वो तो एक प्रक्रिया है, इसमें सब में भाई बता रहा मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो पुरुष वगैरह होते हैं अधिकतर कर ही नहीं पाएंगे सारी चीज़ें जो आप सब कर लेती हैं। ठीक, क्योंकि बहुत दिमाग लगता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। आज तक मैं नहीं जान पाया, जब पहले जो है हम छोटे थे तो घर पे लोग स्वेटर बुना करती थी मम्मी वगैरह, जो है सलाई उसको बोलते हैं, फिर तो उसमें क्या करती हैं, इधर से उधर डालती हूँ, पैसे स्वेटर बनता चला आता डिजाइन से, उसमें पता नहीं कैसे बन जाता है। ठीक, चलिए, साधारण बुनाई के प्रकार कौन कौन से। साधारण बुनाई के कितने प्रकार हैं, तो साधारण बुनाई के 3 प्रकार होते हैं। पहली है सादी बुनाई, दूसरी है ट्विल बुनाई, तीसरी है साटिन बुनाई। ठीक, कैसी बुनाई, सादी बुनाई कितने प्रकार, साधारण बुनाई के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला है सादी बुनाई, दूसरा है ट्विल बुनाई और तीसरी कौन सी है, साटिन बुनाई। ठीक, तो सादी ट्विल और साटिन ये 3 प्रकार की बुनाई होती है साधारण बुनाई के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि कैलेंडरिंग क्या है, तो कैलेंडरिंग वही प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, अत्यधिक दबाव के साथ वस्त्र पर इस्त्री करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कैलेंडरिंग कहते हैं। तो ज़्यादा दबाव के साथ अगर हम प्रेस करेंगे, प्रेस को ज़्यादा दबाव दे करके प्रेस करेंगे तो उसी को हम कैलेंडरिंग कहते हैं। ठीक, परिसज्जा के प्रकार बताइए। तो परिसज्जा 2 प्रकार की होती है, पहली तो यांत्रिक परिसज्जा, दूसरी रासायनिक परिसज्जा। कितने प्रकार की परिसज्जा होती है, 2 प्रकार की, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पासमीना साल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो पासमीना साल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो पासमीना साल के लिए जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक, कश्मीर की कढ़ाई का क्या नाम है, तो कश्मीर की कढ़ाई का क्या नाम है, कसीदाकारी। कश्मीर की कढ़ाई का क्या नाम है, कसीदाकारी। कश्मीर की कढ़ाई का क्या नाम है, कसीदाकारी। पासमीना साल के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो कश्मीर प्रसिद्ध है। कश्मीर की कढ़ाई का क्या नाम है, कसीदाकारी। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। सारे प्रश्न आप एकदम से याद कर लीजिए, रट लीजिए, बस इन्हीं में से आना, ज़्यादा नहीं आना है। इसका एक भाग और आएगा या फिर एक ही भाग में लाऊंगा, एक ही भाग में लाने का प्रयास करूँगा जहाँ तक है। ठीक है,
देखें यहाँ पे फुलकारी, कांथा, कसीदाकारी, कसूती और चिकनकारी, ये सभी कढ़ाइयों के नाम है और इसको बताना है कि ये कढ़ाइयाँ कहाँ कहाँ की हैं। तो देखिए जो फुलकारी है वो पंजाब की है। फुलकारी कढ़ाई की विधि कहाँ की है? पंजाब की है। तो फुलकारी कढ़ाई कहाँ की है? पंजाब की। कांथा कहाँ की है? तो कांथा है बंगाल की। कसीदाकारी कहाँ की है? तो कश्मीर की, अभी अभी हमने बताया। कसूती कहाँ की है? तो कर्नाटक की है। और चिकनकारी कहाँ की है? तो लखनऊ की। लखनऊ की कढ़ाई का क्या नाम है? चिकनकारी। ठीक है, ये प्रश्न जो है हालांकि एक जो है जो है इस एग्जाम में पूछा गया था। शायद वो कोई था जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें पूछा गया था। ठीक है, कि चिकनकारी जो कढ़ाई है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, नहीं चिकनकारी कढ़ाई किस राज्य के लिए प्रसिद्ध, मतलब किस स्थान पे प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे? लखनऊ का है। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे ये सब, कि फुलकारी कहाँ की? पंजाब की। कांथा बंगाल की। कसीदाकारी कश्मीर की। कसूती कर्नाटक की। और चिकनकारी लखनऊ की। अगला प्रश्न है फुलकारी के प्रकार हैं। फुलकारी क्या है? तो फुलकारी पंजाब की एक कढ़ाई विधि है और उसी का प्रकार पूछा रहा था। तो फुलकारी के प्रकार देखिए, शीशेदार फुलकारी होती है, एक कच्छ फुलकारी होती है, एक चंबा चंबा रुमाल फुलकारी, थिरमा, सुभर, इस प्रकार की फुलकारी की विधि होती है। ठीक। अगला है कि काठियावाड़ की कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो काठियावाड़ की कढ़ाई को सिंधी कढ़ाई कहते हैं। काठियावाड़ की कढ़ाई को क्या कहते हैं? सिंधी कढ़ाई कहते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए कच्छ की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? तो कच्छ की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? तो कच्छ की कानवी कढ़ाई प्रसिद्ध है। कच्छ की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है, तो कच्छ की कानवी कढ़ाई प्रसिद्ध है। कौन सी? कानवी। कच्छ की कानवी कढ़ाई प्रसिद्ध है और कच्छ गुजरात का एक जिला है। ठीक है, इसीलिए जो है कच्छ का रण आप सुने होंगे। ठीक है, कि कच्छ की खाड़ी या फिर कच्छ का रण आप गुजरात में पड़ता है कच्छ। ठीक है। अगला प्रश्न है चिकनकारी में कितने तरह के टाँकों का प्रयोग किया जाता है? तो चिकनकारी में कितने तरह के टाँकों का प्रयोग किया जाता है? और चिकनकारी क्या है? तो लखनऊ की एक कढ़ाई है। तो लखनऊ की कढ़ाई है, तो उसमें कितने प्रकार के टाँकों, कितने तरह के टाँकों का प्रयोग किया जाता है? तो 3 तरह के टाँकों का प्रयोग किया जाता है चिकनकारी कढ़ाई में। चपटा टाँका, गांठ वाला टाँका और जालीदार टाँका। ठीक है, 3 प्रकार के टाँकों का प्रयोग किया जाता है लखनऊ की कढ़ाई चिकनकारी कढ़ाई में। चपटा कांटा टाँका, सॉरी चपटा टाँका और गांठ वाला टाँका और उसके अंदर जालीदार टाँका। ठीक है। अगला प्रश्न है बनारस की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? तो बनारस की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? तो बनारस की जरी नामक कढ़ाई प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बनारस की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? जरी नामक कढ़ाई प्रसिद्ध है। ठीक। चले आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, उड़ीसा की कौन सी कढ़ाई प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा की कौन सी है? एपलीक। एपलीक वर्क नामक कढ़ाई प्रसिद्ध है। कहाँ के लिए? उड़ीसा के लिए। तो उड़ीसा की कौन सी कढ़ाई है? एपलीक वर्क। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ एक प्रश्न और यहाँ पे पूछा जाता है कि कारचौक किसे कहते हैं? तो जरी की कढ़ाई एक फ्रेम पर की जाती है जिसे कारचौक कहते हैं। और ध्यान रखेंगे जरी कढ़ाई कहाँ की है? बनारस की है। तो बनारस की जरी कढ़ाई पर एक फ्रेम, मतलब जरी की कढ़ाई पर एक फ्रेम पर की जाती है, जिस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? कारचौक कहते हैं, या फिर इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कारचौक कहते हैं। ठीक। अब आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मध्यवर्ती रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंग, ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? ठीक है, जरदोजी क्या है, कामदानी क्या है? ठीक, श्रव्य साधन किसे कहते हैं, दृश्य साधन किसे कहते हैं, पोस्टर किसे कहते हैं, फ्लैश कार्ड किसे कहते हैं? ठीक है, प्राकृतिक रंग कौन कौन से हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, केसर, कत्था, जामुन, नील, पलाश, ये सब क्या है? प्राकृतिक रंग हैं। ठीक। ऊनी वस्त्रों को किस में लपेट कर रखना चाहिए? ठीक है, तो अखबारी कागज में लपेट कर अगर ऊनी वस्त्रों को रखते हैं तो ज़्यादा सेफ्टी से रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगले वीडियो में बताऊंगा सारी बातें। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें और आगे अपने भविष्य में अच्छा से अच्छा काम कर सकें, सफल हो आपका जीवन, यही हम कामना करते हैं। चलिए।